वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में मैंने कवर करवाए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा है तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिएगा जरूर अपना 8 दिसंबर का जो करंट अफेयर्स है उसमें बहुत डिटेल में मैंने प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी हुई बातों को एक्सप्लेन किया है। सो मैं यही आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि आप लोग एक बार प्रॉपरली जाके उसको जरूर कवर अप करें। ठीक है, चलो आज के हम लोग आर्टिकल्स को देख लेते हैं, इसके बाद आगे हमारा आज के ये हमारे पेड ग्रुप भी है, उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम लोग आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन जो एक्ट पास हुआ है उसके ऊपर पढ़ेंगे। म्यांमार में जो वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स को अभी हाल फिलहाल में अप्रूव किया गया है। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया गया था और लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसको यहाँ पर अप्रूवल जो मिली है COP28 में। तो सबसे पहला देखिए भाई, ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन 3.0 का क्या मतलब है। अभी हुआ क्या है कि अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक नया रूल लागू किया है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग को प्रॉपर मैनेज किया जाएगा। पहले 2007 में भी आया था, उसके बाद ट्राई जो है अपने हिसाब से पूरा करती है, फॉलो अप करती है। अभी ये पूरा पॉजिटिव इसके बारे में समझ लेते हैं कि इस बिल में क्या पॉजिटिव चीजें होंगी। सबसे पहला क्या था कि इस पूरे बिल में, ये जो पूरा बिल है इसमें सब्सक्राइबर्स कितने हैं उनके सारे डेटा का रिकॉर्ड अपने पास रखा जाएगा और साथ ही साथ एक प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी होगी जिससे ये पता चलेगा कि रेटिंग कितनी आ रही है और इसकी सेल्स कैसी चल रही है। साथ ही साथ उस बिल में जो है दूरदर्शन जैसे जो भी चैनल्स हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो बिल को ब्रॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन इसमें कई लोगों का ऐसा कहना है कि भाई ये वाली बात, जो फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा कि सब्सक्राइबर्स का डेटा यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। अब अगर सब्सक्राइबर्स का डेटा मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो डेटा प्रिवेसी इशू आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जो हमारे कस्टमर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका जिनका डेटा आप यहाँ पे कलेक्ट कर रही हो, उनकी प्रिवेसी तो यहाँ पे हार्म हो जाएगी पूरी तरीके से, है ना। तो ये सबसे बड़ा एक इशू है इसमें, जो कि हमारा आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी हमारा सबसे बड़ा हार्म हो रहा है इसमें। दूसरा इसमें, और इसमें रेगुलेटरी बॉडीज और सेंसरशिप के ऊपर बात नहीं की गई है ज्यादा। तो इस तरीके से एक बिल, ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल के नाम से ये फेमस हुआ है। आप लोगों को भी जो पढ़ना है वो ऐसे ही याद करना है कि एक ऐसा बिल है ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल। ठीक है। अब क्या है कि पुराने जो बिल चल रहा था ना, CTN करके, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन बिल, उसको हटा के, क्योंकि अब क्या है ना कि उस टाइम पे तो OTT प्लेटफॉर्म्स थे नहीं। अब OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा है, डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ज्यादा है, टीवी चैनल और FM रेडियो तो है ही है, लेकिन और भी तो बढ़ गए ना। तो उनके बढ़ने की वजह से नए बिल की जरूरत थी अपने को। तो ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन से जुड़ा हुआ इस बिल को भारत में मिनिस्ट्री ने पास करवा दिया। ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस को आपको पढ़ना है, या आप कह लीजिए कि मेन तो आपको बिल कवर करना है असल में। ठीक है, मेन तो हमसे बिल के ऊपर सवाल आएंगे। पूरा बढ़िया तरीके से फ्रेमवर्क तैयार हुआ है इसके ऊपर। ठीक है भाई, इसमें DTH और वगैरह वगैरह काफी सारी नई चीजों को इंक्लूड किया है, मॉडर्नाइज कर दिया, मैं यूं कहूंगी। नई नई डेफिनेशंस ऐड करी हैं। और ये भी इन्होंने बोला है कि हम लोग इसमें पूरे बिल में जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका भी ध्यान रखेंगे और पेनल्टी भी लगाएंगे अगर कल को कोई वार्निंग आपने दी, कोई सेंसर लगाने की बात की और वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उस समय जो है वो वार्निंग के उसमें ये भी किया जाएगा, पेनल्टी भी लगाई जाएगी।
पढ़ सकते हो आप ये हाँ, ये वाला पॉइंट था। हमने कंसर्न्स तो देख लिए। अब ओनरशिप और रेगुलेशन में भी वही पॉइंट है। इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा, जिसमें व्यूअर्स और इस सब के ऊपर कंप्लेंट्स वगैरह सारी चीजें देखी जाएंगी। और बिल यहाँ जो बिल है इसने ये भी बताया कि हम लोग जो भी हमारे कस्टमर्स की कंप्लेंट होगी उसको, अगर कोई भी कंप्लेंट जेन्युइन है कुछ भी है तो हम लोग उसको देखेंगे भी। ठीक है भाई। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी ब्रॉडकास्टिंग के मामले में? गवर्नमेंट यहाँ पर पूरा देखेगी भाई कि अगर कोई भी जनहित में जारी करके सार्वजनिक हित में कोई भी सूचना है तो वो सरकार ही प्रॉपर तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और साथ ही साथ कल को सरकार कभी भी किसी भी ब्रॉडकास्टर जो है, जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, प्रसारक जो है, उसको बिना किसी पूर्व सूचना के वहां पे क्या कर लेगी, जाके उसके निरीक्षण भी कर सकती है और उसके उपकरण को जब्त भी कर सकती है। ये उनके पास अधिकार है प्रिवेसी को और बेटर यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही बोला गया कि पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि कोई भी गलत तरीके से उसका हानि ना हो, गवर्नमेंट ही सिर्फ उसको पूरी तरीके से देखेगी। ठीक है भाई। और इसके लिए ट्राई तो ऑलरेडी चली रही है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि पूरी तरीके से काम देखती है ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर। वही स्टेप्स है यहाँ पर, इसको भी आप लोगों को रीड करना है, पढ़ना है, इसको आप लोग देख सकते हो। अब आता है भाई थोड़ा सा म्यांमार के ऊपर। म्यांमार जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, बर्मा, भारत का ही पार्ट हुआ करता था। 1937 में सेपरेट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सेपरेशन हुआ। और अभी बहुत जबरदस्त यहाँ पर तख्ता पलट देखने को मिल रहे हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में हम कहते हैं मिलिट्री कूप। फेब्रवरी 2021 से ये चलते आ रही है। और अभी भी बहुत ज्यादा अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब मैं यहाँ पर कहूँ अशांति वहां पे चल रही है। क्योंकि वहां पे हुआ क्या, लोकतंत्र की हत्या होकर के एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे मिलिट्री को ही प्रॉब्लम हो गई पूरे कंट्रोल करने में। और उसके बाद सबसे पहले हुआ ये कि वहां पर एक अलायंस है, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, उन्होंने जो है पूरा जुंटा को, जुंता या जुंटा कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में से हटाकर वहां पर चैलेंजेस देखने शुरू कर दिए। और साथ ही साथ जो भी लोगों को प्रोटेस्ट, जो मिलिट्री कूप हुआ है, मिलिट्री कूप का अर्थ क्या होता है? मिलिट्री कूप का मतलब होता है जो, एक तरीके से आप यूं कह लो कि जो प्रेसिडेंट है उसका रूल हटा करके किसी दूसरे का रूल आ जाना या मिलिट्री का रूल आ जाना, उसे कहते हैं मिलिट्री कूप हो जाना, तख्ता पलट हो जाना। राइट। तो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ सबसे पहले। ठीक है, म्यांमार में सबसे पहले प्रोटेस्ट 2021 से शुरू हुए, जबरदस्त हुए। 1 फरवरी को वहां पर शुरू हुआ और पूरा कूप यहाँ पे कर लिया। और आज के समय में इतने प्रोटेस्टर्स की जान जा चुकी है। और जो जुनता है या जुनता कह सकते हैं, कुछ भी इसको हम कह सकते हैं, कि मिलिट्री जुनता कहलाता है। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, ये वहां के कमांडर इन चीफ जो है ओंग हयांग ने बनाया है जुनता। ठीक है। इसका मतलब होता है जो कि जो सरकार को चला रहा है। म्यांमार को चलाने वाला कौन है? जुनता। और वही अभी इसको पूरा लीड भी कर रही है। तो म्यांमार में कूप हुआ सबसे पहले, और उसके बाद से वो चीजें बढ़ती ही गई। पहले तो प्रोटेस्ट इसके ऊपर काफी हद तक हुआ। और वो प्रोटेस्ट जो है वो किस तरीके से हुआ कि लोगों ने अपना सड़कों पे आना शुरू कर दिया। और जो वहां के जुनता के लोग हैं वो उन्होंने और ज्यादा सप्रेस करना शुरू कर दिया। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के, उनको जेल के पीछे डालना शुरू कर दिया। तो ये सब प्रॉब्लम वहां पे जो है वो बढ़ने लग गई। ठीक है। तो ये भी पूरा मतलब यही के ऊपर पूरा जुड़ा हुआ है, सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, पूरा वॉर कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से हुआ। बाकी इसमें इंटरनेशनल अगर मैं बात करूं, इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया भाई पूरी बात तो यहाँ पर यही बोलता है कि पहले तो चाइना का इन्फ्लुएंस होने मत देना कभी भी। इंडिया मतलब इस चीज के सपोर्ट में हमेशा से रहा है कि कुछ भी सिचुएशन आए, चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें बिल्कुल भी मत होने देना। ठीक है। उसके बाद
साथ ही साथ वैसे तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सबने यहाँ पर इस कूप को सपोर्ट तो किया नहीं है, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। बस यूरोप के पार्लियामेंट ने बोला था कि हम लोग ये चाहते हैं कि म्यांमार में एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनाओ, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के नाम से, उन्होंने ये बात कही। और इंडिया ने भी यही बोला कि हम लोग इस चीज के सपोर्ट में नहीं है, इसको इन्फ्लुएंस भी नहीं करना चाहते हैं। और ध्यान में रखते हुए ये जो मिलिट्री जुंता है इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट ना, क्योंकि म्यांमार हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है बिल्कुल। अब म्यांमार के बॉर्डर शेयर करने की वजह से क्या दिक्कत होती है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे भी बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है, तो ये एक बड़ा इशू है। बाकी इंडिया म्यांमार के रिलेशन बहुत पुराने हैं, हमारा ही पार्ट हुआ करता था। हमने उनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी 1951 में, और ज्योग्राफिकली हम उनसे काफी क्लोज हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बना ही रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पूरा ही बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पर। ठीक है, जो म्यांमार है उसके साथ हम 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, बे ऑफ बंगाल के रीजन में पानी की तरफ से भी बॉर्डर शेयर करते हैं। और टाइम के साथ साथ हमारे रिलेशंस और इम्प्रूव भी हुए हैं। हम लोग वहां पर चाहे हम आसियान के साथ मिलके उनमें काम करना हो, ग्रुप्स के साथ बातचीत करनी हो, इवन वहां पे बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी इंडिया की तरफ से चल रहे हैं। ठीक है, जैसे वो इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट है वो चल रहा है इंडिया में। ये म्यांमार के पीपल को स्कॉलरशिप्स मिलना ये भी बहुत कॉमन है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूं तो इंडिया म्यांमार के रिलेशंस, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा बढ़िया है कि हम लोग जो है पास में है तो अच्छे रिलेशन है। पास में होने के लिए वहां पर भी तो स्टेबिलिटी चाहिए, वहां पे भी तो कोई सरकार चाहिए। तो वहां की सरकार ही उतने अच्छे से नहीं है यहाँ पर। वहां की सरकार ही कोई सरकार ही नहीं है ना, मान तो सरो सरकार हो या जो भी है, सरकार तो हो पहले अच्छे से। वहां पर सरकार नहीं है तो उसकी वजह से हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ रही है, और चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये वाले पॉइंट्स को भी आप दिमाग में रखिएगा। अगले बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल में। डिफेंस एक्विजिशन के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है। 2.23 ट्रिलियन के जो प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 97 तेजस हम लोग खरीद रहे हैं, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को खरीद रहे हैं, ये सब हुआ है। असल में अब मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। अगर मैं जैसे आपसे एक सवाल करती हूँ कि भारत की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है जो कि सारे डिसीजंस को लेती है, आपका सीधा आंसर होगा कैबिनेट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो लेकिन लॉ बनाती है ना। अगर मैं डिसीजन मेकिंग का पूछूंगी तो आप क्या आंसर दोगे? कैबिनेट। वही अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि डिफेंस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है जो कि सबसे ज्यादा डिसीजंस लेती है डिफेंस के, अगर मैं सिंपल आपसे डिफेंस के बारे में पूछूं तो आप क्या आंसर करोगे? तो आपका आंसर डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं होगा, आंसर होगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो लिख लो अपने नोट्स में, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डिफेंस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसके हेड डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, पर इसमें और भी लोग शामिल होते हैं। कौन कौन? भारत के सीडीएस, सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस के साथ साथ और कौन से लोग शामिल होते हैं? हमारे जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों चीफ हैं। जैसे आर्मी के चीफ को हम क्या कहते हैं? जनरल। नेवी के चीफ को हम क्या कहते हैं? एडमिरल। और एयरफोर्स के चीफ को हम क्या कहते हैं? चीफ मार्शल। तो इस तरीके से ये सब पांचों लोग की टीम बैठती है और डिसीजंस को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। और यही बोला गया कि हम लोग जो भी जितनी भी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को उपयोग करें। और ये डिसाइड किया है कि भाई सुकोई 30 फाइटर फ्लीट यहाँ पर हम लोग HAL के साथ मिलके बनाने वाले हैं। मतलब ज्यादातर हम लोग जो चीजें करेंगे ना उसमें कहीं ना कहीं जो है डोमेस्टिक का यहाँ पर फोकस रहेगा, डोमेस्टिक वर्ड पे हमारा फोकस रहेगा। हम लोग ज्यादा चीजें डोमेस्टिक लोगों से ही, अपने यहीं के लोगों से इंडिजीनियस तरीके से ही प्रोक्योर करेंगे। राइट। नेक्स्ट अब हम लोग तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो इंडिया में ही डेवलप किया है, जो कि 8 यहाँ पर मिसाइल्स एक साथ कैरी करने के कैपेबल बना हुआ है। साथ ही साथ इसको और ज्यादा बेटर बनाया जा रहा है, जैसे प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अभी कॉम्बैट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे अटैक को यहाँ पर संभाल सके। ठीक है, एक ऐसा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो टेक ऑफ भी कर सकता है,
और लैंड भी कर सकता है 5,000 मीटर की ऊंचाई पर, और साथ में उसके पास इतने सारे वेपन्स और फ्यूल भी होगा तब भी। तो ये प्रचंड हेलीकॉप्टर मल्टी रोल के लिए बनाया गया है। लाइट कॉम्बैट है, लाइट वेट है, लेकिन कॉम्बैट कर सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड के लिए डिजाइन किया है हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है, प्रचंड करके। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मैंने आपको ऑलरेडी आज ही यहाँ पर समझा दिया है। हाई लेवल डिफेंस डिसीजन के लिए डीएसी, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, लेकिन साथ ही में इसमें और भी लोग शामिल होते हैं। असल में डीएसी की सबसे पहली बार डिमांड जो आई थी, वो आई थी जब कारगिल का वॉर हुआ था 1991 में, और उससे जुड़ी हुई एक कमेटी बैठी थी 2001 में। तब ये चीज की डिमांड आई थी, लेकिन इसको बाद में फिर एस्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है, और फिर 2001 में इसको एस्टैब्लिश करके बना दिया गया। तो ये सारा कुछ जो है, कोई भी क्या भी चीज कैसे बनानी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सबसे जुड़ी हुई चीजों को ये चेक करता है। तो इस पूरे आर्टिकल में हमारे लिए डीएसी इंपॉर्टेंट था, और जो मैंने ये तेजस और प्रचंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और हम जो यहाँ पर बनाने वाले हैं खुद से, उसके बारे में, ठीक है भाई। अगला आर्टिकल भी देख लेते हैं, वो यहाँ पर नेवी डे का। क्यों? क्योंकि नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का ये इवेंट सिंधुदुर्ग किले में किया गया है। सिंधुदुर्ग किला कहाँ पे बना हुआ है? महाराष्ट्र में। ये पूरा किला छत्रपति शिवाजी द्वारा 1660 में बनाया गया था, जिनकी नेवी बहुत ही बड़ी थी। लेकिन हमारा जो नेवी डे है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है कि हम लोग इसलिए मनाते हैं। हमारा नेवी डे इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उस दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो परफॉर्म किया गया था, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है 3 दिसंबर 1971 को शुरू होके 16 दिसंबर 1971 तक चला, जिसके बीच में 4 दिसंबर आता है जब हम लोगों ने कराची हार्बर, जो कि पाकिस्तान का मेन हार्बर है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि वहां पर वो मेन हार्बर क्या काम करता था, मतलब सारा कुछ आना जाना लेना देना सब कराची के थ्रू ही होता था पाकिस्तान में, तो वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो था ऑपरेशन ट्राइडेंट, नेवल अटैक किया था कराची के पोर्ट को, इसलिए वो सक्सेसफुल भी हुआ था। इसलिए हम 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की सेलिब्रेशन सिंधुदुर्ग किला महाराष्ट्र में करी गई है, ठीक है भाई। और इंडियन नेवी, जे लाइन लिख रहा है ना, लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, जिसमें 40 से ज्यादा कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए और यूके, जापान, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज यहाँ पर तैयार हो रही है मिलान के नाम से। मिलान एक्सरसाइज मल्टीलैटरल रहेगी, तो इंडिया उसकी तैयारियों में लगा हुआ है। और ये मिलान एक्सरसाइज का जो वेन्यू रखा गया है वो कौन सी जगह है? विशाखापट्टनम। उस जगह पे तैयारी पूरी करी जाएगी, ठीक है भाई। ये रही यहाँ पर मोर देन 50 कंट्रीज आने वाली हैं फरवरी 2024 में। मिलान एक्सरसाइज, मिलान एक्सरसाइज इंडियन नेवी 1995 से करती आ रही है, ताकि हम लोग अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रख सके। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सबके साथ मिलके सागर इनिशिएटिव, सागर इनिशिएटिव 2015 में मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। सबसे बड़ी एक्सरसाइज हमारे भारत में होने वाली है। 2022 में इसको पोस्टपोन किया गया था क्योंकि कोविड की वजह से। और 2022 की थीम भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, हार्मनी, हार्मनी, कोऑपरेशन, ठीक है। और एक्सरसाइज जो है बड़ी है, इसलिए इसको विशाखापट्टनम में किया जा रहा है, अंडमान निकोबार की जगह। विशाखापट्टनम एक प्रेफरेबल प्लेस बन गया है, राइट। तो ये हैं आपके आर्टिकल जो आपको लर्न करने हैं नेवी डे से जुड़ा हुआ, राइट। सो नेवी डे इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने डीएसी किया वैसे नेवी डे भी उतना ही जरूरी है। अब आते हैं भाई, अभी जो COP28 चल रहा है, मैंने बताया COP28 यूएई, दुबई में चल रहा है। दुबई यूएई की कैपिटल नहीं है, आबू धाबी है। दुबई वहां की सबसे लार्जेस्ट सिटी है, जहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत कुछ है। सो दुबई जो है, यहाँ पर COP28 में दुबई में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहां पर अब फाइनली जो ये फंड है इसको अप्रूवल मिल गया है। लॉस एंड डैमेज फंड बहुत टाइम से अटका हुआ था। 160 कंट्रीज ने यहाँ पर परमिशन दे करके बात कर लिया। बेसिकली लॉस एंड डैमेज होता क्या है? जैसे लॉस्ट एंड फाउंड होता है ना, स्कूल्स में याद है, लॉस्ट एंड फाउंड, कि आपकी कोई चीज खो गई है तो आप वहां पे जा करके लॉस्ट और फाउंड को देख सकते हो। तो यहाँ पे भी लॉस एंड डैमेज फंड यही है कि जिन कंट्रीज की वजह से
दूसरी कंट्रीज का लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको यहाँ पर भरपाई कंपनसेशन दिया जाएगा। लॉस और डैमेज का कंपनसेशन देंगे ऐसी कंट्रीज को जिनको बाकी कंट्रीज की वजह से क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है। ये पूरा का पूरा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक देखेगा, ठीक है। लेकिन इसका सेक्रेटरीट अलग बनाया जाएगा ताकि एक अलग से प्रॉपर इसको सेटअप किया जा सके। हर कंट्री ने यहाँ पर, और $250 मिलियन के ऊपर बात करिए कि हर कंट्रीज ने, मतलब मिला के इतना कर देंगे, इनसफिशिएंट लग रहा है। पहली बार इसको COP 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में बोला गया था, अब 28 में इसको अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। और फाइनली इसका अप्रूवल हो गया, और 30 सालों से इसकी जरूरत थी पर बनाया अब गया है। और इसको वर्ल्ड बैंक जो है वो पूरा फंड को वैसे भी ऑलरेडी देख रहा है। हर कंट्री जो डेवलपिंग होती है वो उस फंड से हेल्प ले सकती है, और कंट्रीज को यहाँ पर बोला गया कि आप कंट्रीब्यूशन करो कुछ कुछ अमाउंट में यहाँ पर दो, ताकि बाकी जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है वो यही कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से क्लाइमेट में कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, चेंज पड़ रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का जो पूरा इम्पैक्ट है वो 1.5 ट्रिलियन तक जा रहा है, 1500 बिलियन, और इकट्ठा हमने कितना किया, 250 बिलियन। तो कम तो है ना, बहुत है ना, बहुत ज्यादा कम है अभी। तो उसी के लिए ये फंड जो है वो एक हेल्प करेगा। तो फंड की पहली डिमांड COP 27 श्रम शेख इजिप्ट, फंड की अप्रूवल COP 28 दुबई UAE। इतना याद रखना है इसके अंदर। बाकी आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 में ये आप पढ़ लीजिए, इंफॉर्मेशन वैसे मैंने कई बार बता रखी है। चंद्रयान 3 के बारे में सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं। और चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर है, ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, प्रज्ञान और विक्रम को कंफ्यूज कर देते हैं, रोवर और लैंडर को कंफ्यूज कर देते हैं। विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की फोटोग्राफ भेजी है, ठीक है भाई। और इमेज जो है वो नैवकैम के थ्रू खींची गई है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई है। चंद्रयान 3 जुलाई से शुरू होता होता जो है 23 अगस्त को जाके खत्म हुआ था, 23 अगस्त को। इसलिए हम इस दिन नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इसी दिन बांटे भी जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन कावेरी वाटर के बारे में है। कावेरी रिवर का काफी सारे न्यूज में चल रहे हैं, किसमें पानी किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसमें कर्नाटका ने तमिलनाडु को पानी देना शुरू किया। यहाँ पे डैम बना हुआ है, कृष्ण राजा सागर डैम। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक थी, पढ़ सकते हो। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यहाँ पे बनाई गई है जिसमें कर्नाटका ने तमिलनाडु को पानी सप्लाई करना शुरू किया है, ठीक है। और इंक्रीज हो गया कृष्ण राजा सागर डैम जो वहां पे बना हुआ है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ भी सकते हो, उतना जरूरी नहीं है पढ़ना इसको, मेन तो वही पढ़ना था आपको, राइट। बाकी ये देखो मेंस के लिए जो इस बार का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। ये क्वेश्चन सेम ही है, तो ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन की। तो वही सेम चीज आप इसमें पढ़ोगे और अपना लेक्चर भी कंप्लीट भी करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अपने आर्टिकल्स को कंप्लीट करो, बनाओ, इसमें लिखना शुरू करो जितना जितने पॉइंट्स बताए हैं। वैसे तो देखो काफी सारी चीजें इसमें ऐसे ही कवर हो जाती है, बट जो चीजें आपको नहीं पता उनको आप लिख लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि जो हमारे, ये तो मैं मेंस मेंस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करा देती हूँ। आप एक चीज और कर सकते हो, आप यहाँ पर एक अपना आर्टिकल, जो आपके वन लाइनर्स होते हैं, वो बच्चों को डाउट है तो वो देखो वीकली और मंथली में काफी हद तक कवर हो रहे हैं। ये आर्टिकल्स बड़े रहते हैं, तो वीकली और मंथली के आर्टिकल्स भी आपके कवर हो रहे हैं। आप उसके थ्रू भी अपना लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। वीकली और मंथली भी अपलोड हो जाते हैं। तो वन लाइनर्स वाले जो पॉइंट होते हैं वो यहाँ से कवर कर लोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कवर कर लेगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट कीजिए अपने लेक्चर्स को, मिलते हैं सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।